देखिए क्या होता है, कई जगह पे, मैं ये आपको गूगल अर्थ पे दिखाता हूँ। हाँ 192 रुपये। मुद्रा कौन सी है स्थानीय वहाँ की? नाम तो लिखा होगा ना। ये है चुप्की सागर आपका, अटलांटिक आर्कटिक वृत्त पे, आर्कटिक महासागर पे। ये आपका है बेरिंग जल संधि। अब यहाँ पे ये जल संधि वाला जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है आपका अलास्का, ये भी अलास्का ही है, हाँ अलास्का। ये आपका है साइबेरिया, ठीक है। ये रूस का हिस्सा है। पहले रूस का हिस्सा ये भी हुआ करता था अलास्का, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, इसे खरीद लिया, क्योंकि रणनीतिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण था ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र इसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि। यहाँ पे है आपकी बेरिंग जल संधि। ऐसी विश्व में बहुत सारी जल संधियाँ हैं। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे तो सारी जल संधियों को भी देखेंगे। तो जल संधि क्या मतलब ये होता है, एक बड़ा जलीय भाग ये है, जलीय भाग ये है, यहाँ पे बड़े स्तर पे एक जलीय जल राशि है, जलीय राशि, ठीक है। और ये आपका एक जलीय राशि ये है, विशाल जल राशि। और इन दोनों विशाल जल राशियों को जोड़ने का काम कर रहा है एक पाथ। तो जब दो विशाल जल राशियों को एक संकीर्ण जल राशि के द्वारा जोड़ा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, जल संधि। जल संधि, दो जलों को, जो संधि का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा, या फिर इसको दूसरे भाग में देखते हैं। एक विशाल भूखंड इधर है, एक विशाल भूखंड इधर है। दो विशाल भूखंडों को पृथक करने वाली संकीर्ण जल राशि को क्या कहते हैं, जल संधि। क्लियर। जल संधि दो तरीके से परिभाषित कर सकते, या तो विशाल जल राशियों को जोड़ती है या विशाल भूखंडों को पृथक करती है, ठीक है। इसे जल संधि कहते हैं, ठीक। एक शब्द और आता है जल डमरू मध्य। ये क्या है, डमरू क्या है यहाँ पे? तो एक बार हम चलते हैं मलक्का के पास, मलक्का जल संधि पे। ये है, यहाँ पे देखेंगे मलक्का स्ट्रेट है। ये सिंगापुर का इस पे आधिपत्य है। यही है मलक्का स्ट्रेट, यही है ना? नहीं, मलक्का स्ट्रेट, मलक्का तो ये है। मलक्का स्ट्रेट पे जो पूरा का पूरा कैप्चर है वो सिंगापुर के पास है, तभी सिंगापुर इतना रिच है। ये वाला हिस्सा ही आपका यहीं पे स्ट्रेट है। तो मलक्का स्ट्रेट जो आपका है, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरी स्ट्रेट ही है, ये भी स्ट्रेट ही है पूरी की पूरी। ये प्रशांत महासागर इधर, और इधर आपका हिंद महासागर है। इन दोनों को आपस में जोड़ती है, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर पे। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे विशाल भूभाग भी है। आप एक चीज़ देखिए, एक विशाल भूभाग ये है, एक विशाल भूभाग ये है, एक विशाल भूभाग ये है। यहाँ पर देखिए एक संकीर्ण क्षेत्र है, ठीक है। संकीर्ण क्षेत्र है जो दोनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो ये एक डमरू से ऐसी आकृति बनती है। जल डमरू मध्य इसी को बोलते हैं। जल डमरू मध्य का मतलब है दो विशाल जल राशियों को जो आपस में जोड़े। तो ये स्थल भाग है। जल डमरू मध्य जब बोलते हैं तो ये क्या होता है, स्थल भाग की बात कर रहा है। और जल संधि का मतलब होता है जो जलीय भाग की बात कर रहा है। तो मलक्का स्ट्रेट वहाँ यहाँ से चालू होती है, और ये पूरी मलक्का स्ट्रेट ही है पूरी आपकी मलक्का स्ट्रेट। तो प्रशांत महासागर को यहाँ से ख़त्म कर, ये पूरा जोड़ती है हिंद महासागर से। अंडमान सी है इधर, और इधर आपका ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इस पे जो पूरा कैप्चर करता है, इस पे सिंगापुर करता है। सिंगापुर के पास राइट है कस्टम ड्यूटी सारा कुछ करने का, ठीक। तो ये ध्यान रखना है एक आपका। तो जल डमरू मध्य मतलब स्थल भाग की बात हो रही है, और जल संधि की बात हो रही है तो जल संधि आपका जलीय क्षेत्र है, ये है मलक्कन स्ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट की बात कर रहे थे दो हमारे, एक ये आपका पाक स्ट्रेट है, ये एडम ब्रिज है, ये दिखाया गया है, ये पौराणिक है हमारा।
और अभी इस पर शोध कार्य भी चल रहा है। इसको कहा जा रहा है कि हमने शायद इस पर कई सारे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए नासा के साथ और यूएसए के साथ। ये आपकी पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि है। ये आभासी है, ठीक है। आभासी मतलब ये चीज़ समुद्र सैटेलाइट से फ़ोटो खींची गई। तो अब देखिए यहाँ पे है वास्तव में आपका जो है श्रीलंका और भारत के बीच में एक ब्रिज बनाया गया है। यहाँ पे अपार पेट्रोलियम संसाधन और एक बड़े स्तर की जैव विविधता है। तो ये था वास्तव में, अब लेकिन इसको लेकर के अब इसको पौराणिक चीज़ है तो इसको इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं देखेंगे। धनुषकोटि के बाद ये शुरू होता है। और ये आपका ये वाला हिस्सा है लक्षद्वीप से लेकर के ये है आपके, ये द्वीप है मालदीव, ये सारे मालदीव हैं, ये भी पूरे आपके प्रवाल द्वीप हैं। और इसके ऊपर ये आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिनिकॉय है और मिनिकॉय और इसके बीच में मालदीव के बीच में यहाँ पर 8 डिग्री है, यहाँ पे 9 डिग्री है। मिनिकॉय लक्षद्वीप से अलग हो जाता है 9 डिग्री से और 8 डिग्री से भारत से पूरा ये अलग हो जाता है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है, ठीक, क्लियर, ठीक। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, 9 स्टेट हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे हैं हम, बात हो गई हमारी सारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्यों से। तो कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर पश्चिम में कितने हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमारे हैं ये उत्तर पश्चिम में, ठीक है। लोकेशन के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उत्तर में कौन से हैं, चीन, नेपाल, भूटान। पूरब में कौन कौन से हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। दक्षिण में, दक्षिण हिंद महासागर में 2 हैं आपके, पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी से पृथक होता है श्रीलंका और 8 डिग्री से खत्म होता है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं, भारतीय राज्य कौन कौन से हैं जो सीमा साझा करते हैं, इनकी तरफ चलते हैं। किससे कौन भारतीय राज्य सीमा साझा करता है, कुछ प्रश्न यहां से भी आते हैं। ये इसको देखें या फिर हम पॉलिटिकल मानचित्र को निकालते हैं। ये ठीक है, बताइए, बताते जाइएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, बांग्लादेश से शुरुआत करते हैं। नंबर 1 बांग्लादेश से सीमा साझा करने में पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, काफ़ी बृहद सीमा है इसकी, ठीक है। नंबर 2 असम का देखो यहाँ पे छोटा सा हिस्सा है बिल्कुल, ये नंबर 2 पे असम है। नंबर 3 पे मेघालय है। नंबर 4 पे देखो असम एक यहाँ पे भी सीमा साझा करता है, ये भी असम का हिस्सा ही है, ठीक है। नंबर 4 पे त्रिपुरा। नेक्स्ट ये वाला हिस्सा भी आपका बांग्लादेश ही है, तो 5 ये याद कर लीजिए। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 असम, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक। कितनी है टोटल, 4096 बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगला कहाँ पे चले, चीन के साथ देखते हैं। चीन के साथ पहला कौन सा हो गया ये, नंबर 2। अब यह क्या जम्मू कश्मीर चीन के साथ सीमा साझा कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्लियर। इसके बाद दूसरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड करता है या नहीं करता, करता है, ठीक। इसके बाद ठीक, ये आपके 5 इसके साथ भी हो गए, 5 इसके साथ, 5 इसके साथ। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम इस वाले क्षेत्र में, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। पाकिस्तान में बताइए, नंबर 1 लद्दाख, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, अब कौन सा बचा, म्यांमार, पहले इसी में रहते हैं। अफगानिस्तान रुक जाइए, अभी अफगानिस्तान रुक जाइए, पहले 4 होते थे अब 5 हो गए, हाँ बस यही, ठीक है। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ठीक है, 1 प्लस हो गया आपका लद्दाख वाला हिस्सा, ठीक। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है इधर म्यांमार, इधर आते हैं। म्यांमार में नंबर 1, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3 मणिपुर, नंबर 4, कितने हैं इसके साथ टोटल, 4। म्यांमार के साथ 4, चाइना के साथ 5, बांग्लादेश के साथ 5 और इसके साथ
5। हमने कहा ये कम पड़ रहा है, इसको भी 1 दे देते हैं, तो लद्दाख अलग करके इसको 1 और बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट अब आपका है नेपाल। नेपाल के साथ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ही इसके पास भी है। ठीक, अब इसके पास है भूटान। भूटान के पास नंबर 1 सिक्किम, नंबर 1 सिक्किम, नंबर 2 पश्चिम बंगाल, नंबर 3 असम, नंबर 4 इसके पास 4 है। भूटान के पास 4 हो गए। उसके साथ इसके पास एक ही है, पीओके के लद्दाख वाला क्षेत्र इसके पास है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य है जो 3 से ज़्यादा देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा एक बार समझना है। बताइए भाई कौन कौन से हैं, एक बार देखते हैं। ये तो गई एक बार रफली आपने देख लिया कि कौन किससे सीमा साझा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ये देखिए, ये वाला एक तरफ से तो इससे कर रहा है, ये एक तरफ से ये इससे कर रहा है, एक तरफ से इससे कर रहा है। तो पहला तो आपका हो गया पश्चिम बंगाल, जो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से सीमा साझा करता है। ठीक, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखिए। एक तरफ तो अरुणाचल प्रदेश भूटान से कर रहा है, एक तरफ चीन से कर रहा है और एक तरफ, ठीक, तो दूसरा आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। पहला हो गया आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश। और बताइए नेक्स्ट पे कहाँ पे चल, लद्दाख में। लद्दाख तीसरा कौन सा लद्दाख के पास? हाँ, पहले इसके पास चलते हैं। 3 के साथ ये भी कर रहा है। नंबर 1 चीन, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 पाकिस्तान। ठीक है, तो ये लद्दाख भी इसके साथ जुड़ गया, लद्दाख, ये भी अपडेटेड है। नेक्स्ट अगला सिक्किम। सिक्किम के पास पहला है आपका नेपाल, दूसरा है आपका चाइना, तीसरा है आपका भूटान। ठीक है, तो ये आपका हो गया तीसरा सिक्किम। और कोई बचा? और कोई है कि बस हो गए? ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, इसके बस की बात नहीं है। ये हो गया असम। असम आपका सिर्फ एक साथ तरफ इससे, एक तरफ इससे, और हाँ 2 तरफ से ये करता है। बाकी ठीक है, पर्याप्त, इतना ही है। तो ये 4 ये रटने हैं आपको, किससे किससे करते हैं। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम। ये क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा। 3 से ज़्यादा सीमा साझा करने वाले राज्य। आसान है, ठीक है, कर लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्थलीय सीमा कितनी थी भारत की? 15,106 किलोमीटर। जलीय सीमा कितनी थी भारत की? 7,516 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं एक बार भारत के जो प्रादेशिक, ये जो जलीय सीमा है, जलीय सीमा से जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारी एक बार देख लेते हैं, कहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ सी, एक कानून बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। समुद्र पर एक कानून बनाया गया है, जिस कानून के आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने ये बोला है कि आपको अपनी, जैसे अब चाइना देख रहे हो ना, चाइना ने क्या किया है, दक्षिणी चीन सागर पे उसने एक 9 डैश लाइन खींच दी है। बोलिए हमारा ऐतिहासिक इतिहास रहा है, तो हम इस लाइन को नहीं त्याग सकते हैं, इसको नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इस पे देखते हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो पूरी लाइन है, ये लाइन बहुत कटी फटी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको मिला देते हैं। सबसे पहला काम क्या किया जाता है, इसको आपस में मिला दिया जाता है ताकि ये सीधी लाइन हो जाए, ताकि समुद्र भी कटा फटा ना रहे। यदि ये कटी फटी रहेगी तो समुद्र में भी जो हम डिस्टेंस लेंगे वो भी कटी फटी हो जाएगी। तो पहला काम ये कर दिया गया है, इसको बोला गया है आधार रेखा। क्या बोला गया इसे? आधार रेखा। समुद्र के कटे फटे तट को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आधार रेखा। ठीक है, आधार रेखा के अंदर जो जल होता है, आप देख रहे हैं इसके अंदर भी वाटर बॉडी है ना, तो इसके अंदर के जल को क्या बोलते हैं बताइए? आंतरिक जल। हाँ, अरे कुछ नहीं है, आप लोग सोचने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं आंतरिक जल।
आंतरिक जल, यानी कि ये जल अंदर का ही जल है, लैंड वाला ही हिस्सा है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद डिस्टेंस ली गई है। पहली डिस्टेंस ली गई है 12 नॉटिकल मील की, ठीक है। दूसरी डिस्टेंस ली गई है 24 नॉटिकल मील की, और तीसरी डिस्टेंस ली गई है 200 नॉटिकल मील की। ठीक, पहली जो डिस्टेंस ली गई आपकी ये, ठीक है, 3 डिस्टेंस है। पहली में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रादेशिक समुद्री सीमा। इसमें भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। संपूर्ण अधिकार का मतलब भारत सरकार यहाँ पे कोई भी कार्य कर सकती है, रिसर्च अनुसंधान कर सकती है, इसको जो है लैंड एरिया पे बदल सकती है। जैसे नीदरलैंड ने क्या किया, नीदरलैंड के पास कृषि भूमि बहुत कम है, तो उसने क्या किया है, दीवारें खड़ी करके पूरे समुद्र को पलट दिया उस तरफ, और उस भूमि को एग्रीकल्चर लैंड के रूप में यूज कर रहा है टेक्नोलॉजी की मदद से। तो हम चाहें तो इस लैंड को हम किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं, इस पे हमारा संपूर्ण अधिकार है, संपूर्ण अधिकार। ठीक, नंबर 2 है आपकी, इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, या इसको बोलते हैं अविच्छिन्न मंडल। ठीक है, अविच्छिन्न मंडल भी बोलते हैं, 24 नॉटिकल मील। अब यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर हम स्वच्छता रख सकते हैं, साफ सफाई करने का भारत सरकार को अधिकार है। साफ सफाई करने का भारत सरकार, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई नहीं करेंगे तो जो हमारा प्रादेशिक सीमा है ये भी अव्यवस्थित हो सकती है। मान लो यहाँ पे कोई समुद्री तेल, कोई टैंक है वो फट जाए, कुछ भी हो जाए। दूसरा, यहाँ पे हम सीमा शुल्क की वसूली भी कर सकते हैं, कस्टम ड्यूटी ले सकते हैं इस क्षेत्र में, सीमा शुल्क की वसूली कर सकते हैं, सीमा शुल्क की वसूली कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या काम और यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, हमारे यहाँ पे सारे वित्तीय अधिकार हैं, यानी यहाँ पर किसी भी तरीके की इकोनॉमिक गतिविधि कोई दूसरा देश आके करेगा तो भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक, पहले वाले क्षेत्र में हमारा सारे राइट्स हैं हमारे पास, दूसरे वाले क्षेत्र में साफ सफाई और वित्तीय अधिकार हमारे पास सारे हैं, कस्टम ड्यूटी भी हम कर सकते हैं। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तीसरा है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये क्या होता है, यहाँ पर पहली बात, यहाँ पे जितने भी संसाधन हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उन सब के दोहन करने का हमारे पास राइट होता है। हम सबको दोहन कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, जैसे अब बॉम्बे हाई है हमारा, ठीक है, जो भी है, तो वहाँ पे यदि पेट्रोलियम मिलता है, किसी भी तरीके के खनिज लवण मिलते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं, EEZ, यहाँ पर हम कोई भी इकोनॉमिक गतिविधि यहाँ पे भी कर सकते हैं। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कल के दिन आबादी बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर हमें बहुत सारे कोई कोविड की प्रयोगशाला बनानी हो, कुछ ऐसे आने वाले फ्यूचर में, तो यहाँ पे हम नए द्वीप बना सकते हैं, कृत्रिम द्वीप बना सकते हैं। चाइना ने यही काम कर रहा है, चाइना द्वीप बना रहा है। तो अनुसंधान को लेकर, रिसर्च को लेकर के, और यहाँ पर किसी भी तरीके की इकोनॉमिक गतिविधि को लेकर, संसाधनों को दोहन को लेकर के यहाँ पर हमारे पास सारे राइट होते हैं। तो ये तीनों चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। पहली आधार रेखा, आधार रेखा से ही हम इस दूरी को लेते हैं, 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील की। क्लियर है? ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हो गए आपके अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आपका संलग्न क्षेत्र से 200 से आगे 200 नॉटिकल मील तक, प्रादेशिक है आपका 24 नॉटिकल मील तक, और प्रादेशिक जल संलग्न क्षेत्र आपका 24 नॉटिकल, और प्रादेशिक जल सीमा आपकी है वो है 12 नॉटिकल मील तक। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 2.42% है या 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, 7वां स्थान है। 6 बड़े देश कौन से हैं, पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चाइना, 5वां है ब्राजील, 6वां है ऑस्ट्रेलिया, 7वां है आपका भारत। विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है भारत के पास, 121 करोड़। यदि हम टोटल डेटा देखें जो जितना था 121 करोड़ 5,69,573, ये टोटल था, लेकिन 121 करोड़ आपको याद रखना है, 121 करोड़ 5,69,573 व्यक्ति भारत में थे उस टाइम पे, 2011 की जनगणना। पुरुष जनगणना की बात करें, अब ये सेंसस की बात हो गई, पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा होगी कि कम होगी, लगभग 62 लाख के आसपास पुरुष थे, 62 लाख, माफ करिएगा 62 करोड़, हाँ 62 करोड़ 31 लाख
21,843 इतने पुरुष थे। महिलाओं की संख्या थी 58 करोड़ के आसपास, 58 करोड़ 74 लाख, ये महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो 62 रफली याद रखिए, 62-68 लगभग कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 4 करोड़ के आसपास डिफरेंट है। महिलाओं की संख्या 4 करोड़ कम है। नेक्स्ट, उस 4 करोड़ में आप भी हो सकते हैं कि विवाह ना हो आपका, महिलाएं ही नहीं है तो कहाँ से विवाह होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। हाँ, ये बोलते हैं पृथ्वी गोल है, मेरे हिसाब से पृथ्वी गोल नहीं। अरे बाद में आपका हिसाब ही देखेंगे। हाँ सही है, सही है आपका। ऊंचे पहाड़ हैं, इतने गहरे समुद्र, तो बोल कैसे भी चर्चा करेंगे इस पे किसी दिन, एक प्रॉपर सेशन लेंगे अलग। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट ही है, समझना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा, निश्चिंत रहिए आप, बताऊंगा किस दिन, क्लास में ये चर्चा करेंगे। अगला चलते हैं। आज थोड़ा सा एक लंबी क्लास है, ये 10 से 12 घंटे की क्लास है। आज आपको 10 से 12 घंटे बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया है, पता है ना आपको, बंद है, आप लोग कैद है ना, मैं जाऊंगा ना आप जाओगे। अगला चलते हैं नेक्स्ट। पुरुष जनसंख्या हो गई, महिला जनसंख्या हो गई। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है भारत में, गांव में लोग ज़्यादा रहते हैं कि शहरों में, गांव में कितने लोग रहते हैं, लगभग 68.8% लोग गांव में रहते हैं। लगभग 83 करोड़ लोग गांव में रहते हैं भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। लगभग 31% लोग कहां पे रहते हैं, शहरों में रहते हैं। 37 करोड़ के आसपास लोग शहरों में रहते हैं। ठीक है, तो एक रफली आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए। 68 करोड़ 68.8% लोग कहां रहते हैं, गांव में। 31.2% लोग कहां रहते हैं, शहरों में। ठीक, दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई थी 2001 से 2011 के मध्य में? दशकीय कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ गई थी? 17.7% दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई थी। 17% जनसंख्या बढ़ी थी। दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई थी? 17.7%। लिंगानुपात कितना था 2011 की जनगणना में? 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं थी। याद रखना, 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं, तो लिंगानुपात नकारात्मक, 943 महिलाएं। शिशु लिंगानुपात कितना था? 919। ठीक है, 919 1000 पुरुषों में। जनसंख्या घनत्व 382 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में लोग रह रहे थे। औसतन है ये। ठीक है, 382 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में लोग रह रहे हैं, ये औसतन है। सबसे कम आपका कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे 17 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर। और दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। राज्यों में बिहार में सबसे ज़्यादा है, 1100 कुछ है। ठीक है, इसके बाद पुरुष साक्षरता, कुल साक्षरता कितनी थी? लिटरेसी रेट कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? 73% लोग पढ़े लिखे लोग। ठीक, जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी होगी? पुरुष साक्षरता ज़्यादा होगी कि महिला साक्षरता? पुरुष साक्षरता कितनी? 81% के आसपास, 80.9% लोग पुरुष साक्षर थे। महिला साक्षरता कितनी थी? 64.6%। ठीक है, रफली डेटा है, एक परिचय के तौर पे, अभी फिर डिटेल में आगे आएंगे। इसके बाद भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी थी? ये दोनों याद कर लेना है डेटा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये दोनों अलग अलग चीज हैं। एससी कैटेगरी का जो परसेंटेज है टोटल जनसंख्या में, अनुसूचित जाति का ज्यादा होगा कि अनुसूचित जनजाति का ज्यादा होगा? पहले ये बताओ, अनुसूचित जाति कि अनुसूचित जनजाति? अनुसूचित जाति। 16.6% अनुसूचित जनजाति के लोग थे। कितने? 16.6। एससी कैटेगरी कितना है? 16.6। एसटी कैटेगरी कितना है? 8.6। एसटी आधा है जस्ट एसटी से, ये ध्यान रखना। वो 16.6 या 8.6, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, राज्यों की संख्या कुल कितनी हो गई है आपकी? 28। केंद्र शासित प्रदेश 8। प्राकृतिक विभाग, उत्तर भारत को प्राकृतिक तौर पे, अभी ये सब चीजें देखेंगे कैसे हम बांटेंगे। वैसे 5 भागों में भारत को हम प्राकृतिक तौर पे बांटते हैं। पहला है उत्तर का पर्वतीय मैदान यानी हिमालय पर्वत क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है समुद्र तटीय क्षेत्र, और नेक्स्ट है आपका द्वीपीय क्षेत्र। तो 5 भागों में ऐसे बांटते हैं, और यदि डिटेल में जाएंगे तो 8 भाग हो जाएंगे, वो बाद में मैं भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है,
इसके बाद इसको और भी हम देख सकते हैं, और भी ज़्यादा। टोटल यदि आप देखें तो भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% हिस्से में पर्वत हैं। भारत में 10 टोटल भूमि का 10.7% पर्वत हैं। यदि हम पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ और पर्वत में अंतर होता है कि नहीं? पहाड़ बड़ा होता है कि पर्वत? पहाड़ियां हो जो होती हैं इनकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर होती है, पहाड़ और पर्वतों की ऊंचाई इससे ऊपर होती है। ठीक है, तो पहाड़ी अलग चीज है, पर्वत अलग चीज है। पहाड़ी हो सकता है आपके गांव में भी हो, ठीक है। पर्वत जो होती है एक श्रृंखला में होती है, एक विस्तारित श्रृंखला में होती है। पहाड़ी एक सिंगल भी हो सकती है। तो दोनों की अलग अलग परिभाषाएं बनाई गई हैं। पहाड़ी लगभग 18% के आसपास है भारत में, पर्वत 10% है, 10.7%। मैदानी क्षेत्र 43% है। कुल भारत के टोटल लैंड का 43% हिस्सा मैदान है। द्वीपों की कुल संख्या भारत में 247 है। और इसके अलावा अब बहुत सारी चीजें हैं जो एक एक करके देखेंगे। ठीक है, बड़े बंदरगाहों की बात करें तो बंदरगाहों की संख्या 13 है बड़े। ठीक है, अब चलिए भारत का डिटेल से अध्ययन करना हम अब शुरू करते हैं। ठीक, अभी तो ये रफली आपका लोकल आइडिया एक छोटा छोटा आपको मैंने बताया। ठीक है, चलिए अब कहाँ पे चलना है? अगला चालू करना है। काफ़ी कुछ डेटा हो गया, दिमाग में भरता जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत ज़रूरी है। देखो डेटा बहुत ज़्यादा है तो इसको संप्रेषित भी करना है, समय कम है। एक आपका क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिपुरा शून्य रेखा क्या है? त्रिपुरा आप देखते हैं बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। घिरा हुआ है कि नहीं घिरा हुआ? ठीक है, लगभग 856 किलोमीटर की ये लगभग चारों तरफ से घिरा हुआ है इससे, बांग्लादेश से। तो इसको बोलते हैं त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो ये पूरा का पूरा ये सीमा रेखा है, इसको बोलते हैं त्रिपुरा शून्य रेखा। ये भी ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 856 किलोमीटर की ये पूरी जो रेखा है, ये पूरी रेखा आपकी कहलाती है त्रिपुरा शून्य रेखा, क्योंकि त्रिपुरा एकमात्र भारत का राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। ये भी प्रश्न बन सकता है आपका। ठीक है, तो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें हमने क्या क्या सारा लगभग मोटा मोटा ये सारी चीज़ें, ये वाला हमने ग्राफ पूरा देख लिया, कुछ बचा नहीं इसमें। तट रेखा भी देख लिया हमने अभी। ठीक है, इसके बाद चारों तरफ के देश देख लिए, उनकी सीमाओं संबंध, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इसको भी साथ साथ क्लियर ही करता चलूँ मैं। आप देखते हैं कि भारत का यदि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बीच डिफरेंस देखें हम, तो डिफरेंस जैसे निकालें आप, कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आपका क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट माइनस 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यदि आप रफली देखेंगे तो 29 दशमलव कुछ यहाँ पे आएगा, 29 यहाँ पे आएगा। तो हम ये देखने को पा रहे हैं कि इनका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार इक्वल है। ठीक है, अक्षांतरी और देशांतरी विस्तार में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरब से पश्चिम विस्तार और उत्तर से दक्षिण विस्तार में अंतर है। क्यों? उत्तर से दक्षिण विस्तार आपका 3214 है, 3214 है, और पूरब से पश्चिम विस्तार आपका 2933 है। तो ये क्यों है? हाँ, आमतौर पे जब ये मेंस का क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बीच का अंतर एक ही है, लेकिन दोनों का उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूरब से पश्चिम विस्तार में पर्याप्त अंतर है। लगभग कितने किलोमीटर का अंतर आप पाएंगे? लगभग आपका 200 से ज़्यादा किलोमीटर का अंतर है। तो क्यों है? तो इसका एक सिंपल सा सीधा सा आंसर आपको देना है, क्योंकि देशांतर रेखाएं जो होती हैं इनके बीच में जो दूरियां होती हैं ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है। आप देखेंगे देशांतर रेखा को, यहाँ पर दूरी इन दोनों के मध्य कम है, यहाँ पे दूरी थोड़ा बढ़ गई, यहाँ पे दूरी और बढ़ गई, यहाँ पे दूरी और बढ़ गई, यहाँ पे दूरी पर्याप्त है। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूरी, इधर ऊपर जाने पे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम हो रही कि नहीं हो रही? ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए
भारत का जो ये वाला विस्तार है कैसा, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण विस्तार को कैसे पता चलता है, अक्षांश से कि देशांतर से? उत्तर से दक्षिण विस्तार अक्षांश रेखाओं से पता चलेगा और पूरब से पश्चिम विस्तार आपका देशांतर रेखाओं से पता चलेगा। तो उत्तर से चूंकि अक्षांश रेखाओं के मध्य बराबर दूरी होती है, अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी बराबर होगी, जितनी दूरी इसके इसके मध्य उतनी इसके मध्य, वो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे कम होती जाती है, यहाँ पे बराबर रहती है, इसलिए दूरी ज़्यादा है। लेकिन जो देशांतर रेखाओं से जो दूरी निकलती है ये आपकी कम होती जाती है, क्योंकि ये कम है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ये देना है, यही इसका सही आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रफली ये भी आपको जान लेना चाहिए। ठीक, इसके बाद राजनीतिक भी मैंने आपको बता दिया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगला ये है, ये रफली आपके प्रतीकों से जुड़ा हुआ है, आप सब जानते हो इसको। ठीक है, एक बार 1 मिनट में बता देता हूँ। राजधानी आपकी नई दिल्ली है, राष्ट्रीय ध्वज आपका तिरंगा है, राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है, राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है, राष्ट्रीय गान जनगण है, राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है, राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है, राष्ट्रीय जलीय जीव आपका डॉल्फिन है, ये कई बार पूछता है। राष्ट्रीय पंचांग आपका शक संवत है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शक संवत जो है आपका कनिष्क का जब राज्यारोहण होता है 78 AD में, तब से प्रारंभ होता है। ठीक है, 78 AD में जब कनिष्क का राज्यारोहण होता है तब से विक्रमी संवत जो है वो आपका 57 BC है। तो दोनों के बीच में यदि हम डिफरेंस देखते हैं तो 135 वर्ष का डिफरेंस है दोनों के बीच में, विक्रमी संवत और शक संवत के बीच में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको दोनों को। ठीक है, जो ये आपका शक संवत शक कैलेंडर हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय फल जो है मैंगीफेरा इंडिका यानी आम है। राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, राष्ट्रभाषा हमारी कोई है ही नहीं, नेशनल हमारी राजकीय भाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा भारत की संविधान में है ही नहीं। तो राजकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, कामकाज की भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों है। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय रुपये का सिंबल एक बनाया गया है, रुपी है, नदी है आपका गंगा। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह आपका अशोक स्तंभ। रफली ये जानकारी आपकी यहाँ पर होनी चाहिए आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है, ये थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है कि कौन कब स्थापित हुआ, इतना ज़्यादा नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर की स्थापना पर ध्यान रखिएगा, 26 अक्टूबर 1947 है। जम्मू कश्मीर को आप ये नहीं कहेंगे कि ये 31 अक्टूबर 2019 को बना, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख बना है, ना कि जम्मू। जम्मू बहुत पहले से स्थापित है, 26 अक्टूबर को जब साइन हुए थे राजा हरि सिंह के, उसी दिन से माना जाता है। तो सबका स्थापना लेटेस्ट आपको देखना हो तो लेटेस्ट मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। तेलंगाना आपका 2 जून है। ठीक है, लद्दाख का आपको पता ही है, तेलंगाना का 2 जून है स्थापना दिवस। और इससे पहले जो बने हैं, इससे पहले कौन बने थे? 3 बने थे। 3 कहाँ से बने थे? एक उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, एक आपका बिहार से करा था, एक ये। तो सबसे पहले बना है आपका शायद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपका 1 नवंबर 2000 को बना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ आपका एमपी से अलग हुआ है। दूसरे नंबर पे आपका उत्तराखंड है 9 नवंबर 2000 को, और तीसरे नंबर पे आपका है झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को। तो 3 ये याद रखिएगा। इसके बाद आपका तेलंगाना है 2 जून 2014, और 31 अक्टूबर को आपको लद्दाख बदल गया है, लद्दाख बन गया है। ठीक है, ये आपको रफली यहाँ पे याद रखना है। ये यहाँ से ये बन गया लद्दाख, 31 अक्टूबर सन 2019। ठीक, ये हो गया आपका। बाकी सबके दिए गए हैं, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये राज्य राजधानियाँ मैंने सबसे पहले बता दी थी आपको। नेक्स्ट है आपका ये चट्टानों को क्रम एक बार देख लेते हैं कि भारत में चट्टानों का क्रम क्या है। दरअसल देखिए, पृथ्वी गर्म गैस का गोला थी। ठीक है, जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो ठंडी होने के बाद जो पिघली हुई चट्टानें थी वो सारी चट्टानें एक एक क्रम में जो है क्या हुआ, तो पृथ्वी का जो धरातलीय भूभाग है, जो 2.4% का भूभाग है, उस 2.4% के भूभागीय क्षेत्र में किस क्षेत्र पे कौन सी चट्टान पाई जाती है और कौन सी चट्टान, तो जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं, जो सबसे पहले ठंडी हुई भारतीय भूभाग में, उनको बोलते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो ये भौगोलिक है, ये क्रम पूछता है आपको इनसे। और दूसरी चीज़ ये पूछी जाती है कि यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी खनिज
जितने भी लौह अयस्क, जितनी भी धातुएं या जितने भी आपके खनिज संसाधन सब आपके इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं अलग अलग क्षेत्र में। तो सबसे पहला चट्टानी क्रम आपका क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरे नंबर पे है आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जितने भी लोहा, जितने भी धातुएं पाई जाती हैं, सोना, चांदी, लोहा, ये सब धारवाड़ क्रम की चट्टानें में पाई जाती हैं। जहां जहां ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी, अब देखिए धारवाड़ रीजन एक कर्नाटक का क्षेत्र है, ठीक है, और ये सब यहाँ पे राजस्थान वाले क्षेत्र में भी हैं, कुछ महाराष्ट्र क्षेत्र में भी ये चट्टानी क्षेत्र हैं, ये आपका उड़ीसा का क्षेत्र है, या आपका झारखंड का क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। तो जहाँ जहाँ पे ये चट्टानी संरचनाएं हैं धरातल के नीचे, वहाँ पर बड़ी मात्रा में धातुएं निकलती हैं। तो पहला क्रम है आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा क्रम है आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरा है आपका कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा आपका जो है एक जिला है आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, उसी के नाम पे इन चट्टानों का नाम पड़ा, लेकिन ये केवल आंध्र प्रदेश में नहीं पाई जाती। देखो आंध्र प्रदेश में एक बड़े क्षेत्र में है, थोड़ा सा हिस्सा इनका आपका कर्नाटका में है, छत्तीसगढ़ में बड़े हिस्से में है, बाकी थोड़ा सा ये राजस्थान वाले क्षेत्र में है, ठीक है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद नेक्स्ट है आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद है आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानों में भवन निर्माण सामग्री पाई जाती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में भवन निर्माण सामग्री पाई जाती है। हाँ, क्या हो गया इसे? अब ठीक है। ये जितना भी आप देखते हैं ना, मकराना से आपका मार्बल आता है या फिर सीमेंट निकलती है, जितना आपका विंध्यन श्रेणी है, तो वहाँ पर आपका भवन निर्माण सामग्री का क्षेत्र ये है, विंध्यन क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला, सबसे ज़्यादा कोयला यहीं पाया जाता है, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार हो गया, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र हो गया, उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया, ये सारे क्षेत्र में आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप, ठीक है, ये ज्वालामुखी उद्गार है, तो दक्कन ट्रैप नेक्स्ट। इसके बाद अगली है आपकी टर्सरी क्रम की चट्टानें। टर्सरी क्रम की चट्टानों में ही आपकी जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, पेट्रोलियम पदार्थ ये सारे टर्सरी क्रम की चट्टानों में। और इसके बाद है आपकी क्वाटनरी चट्टानें। तो टोटल आपको एक क्रम याद रखना है, सबसे पहले तो क्रम याद कर लीजिए। सबसे पहले आर्कियन क्रम, ठीक, नंबर 2 पे धारवाड़ क्रम, नंबर 3 पे कुड़प्पा क्रम, नंबर 4 में विंध्यन क्रम, नंबर 5 में गोंडवाना क्रम, नंबर 6 में दक्कन ट्रैप, नंबर 7 में टर्सरी क्रम और फिर क्वाटनरी क्रम। ये याद कर लेना है, ठीक। पहले नंबर पे आर्कियन क्रम, नंबर 2 पे धारवाड़ क्रम, नंबर 3 पे कुड़प्पा, नंबर 4 पे विंध्यन क्रम, नंबर 5 में गोंडवाना क्रम, नंबर 6 पे दक्कन ट्रैप, नंबर 7 पे टर्सरी, नंबर 8 पे क्वाटनरी। ये याद रख लेना है आपको, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, अब पर्वतीय क्षेत्रों में पहले बाद में जाएंगे, प्राकृतिक विभाजन पहले भारत का देखेंगे कि भारत को कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे क्या क्या क्षेत्र बांटा गया है, फिर इसके बाद देखेंगे। तो ये आपका जो है, ये आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, ठीक, क्लियर है, ये नहीं भूलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत की पर्वत एवं पहाड़ियाँ, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन देखेंगे। और ये एक बड़ा सेक्शन है, लेकिन इससे पहले भारत का प्राकृतिक विभाजन। देखो सामान्य परिचय से जुड़ी हुई मुझे लगता है सभी बातें हमने देख ली। सामान्य परिचय में अब कुछ बचा नहीं होगा, सारा कुछ जितना बेसिक होता है। अब आते हैं प्राकृतिक पे, ठीक है। कृत्रिम हमने लगभग सारा देख लिया। चलिए ठीक है ना, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अभी बैठ सकते हो ना, ठीक है, टेंशन ना लो थोड़ा। हाँ जाएंगे नहीं ना, ठीक। अभी तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, यही आपका रिवीजन हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्राकृतिक क्षेत्रों में। तो सबसे पहले एक बार प्राकृतिक क्षेत्रों को विभाजित करके देख लेते हैं। पहले रफली 5 क्षेत्रों में बांटेंगे, फिर इसके बाद और डिटेल में बांटेंगे। आपका प्राकृतिक मानचित्र पे ही चलते हैं, यहीं पर इसका विभाजन करते हैं। तो सबसे पहला
ये मैंने शुरुआत में आपको बताया भी था, लेकिन फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। एक विभाजन आपका ये है, ये पूरा हिस्सा यहाँ से ले लेते हैं। फिर थोड़ा सा मैं आपको हिमालय की उत्पत्ति बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे हिमालय बना, यहाँ पे प्राकृतिक संरचनाएं कैसे आई। ये पूरा एक क्षेत्र है हमारा, पर्वतीय क्षेत्र। इतना हिस्सा भूल जाइए, राज्य दिमाग से हटा दीजिए। ठीक, एक क्षेत्र तो आपका ये है। दूसरा क्षेत्र है आपका यहाँ से लेकर के, ये वाले हिस्से से लेकर के यहाँ पे सतलुज का थोड़ा मैदान चालू हो जाता है। पंजाब वाला क्षेत्र आपका सतलुज का मैदान है, और ये आपका पूरा एमपी में चंबल, बेतवा, ठीक है, सोन का मैदान। इधर जो है आपका महादामोदर का, और ये पूरा हिस्सा इधर ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये पूरा मैदानी क्षेत्र है हमारा, ठीक है, ये हमारा मैदान है। ठीक है, मैदान और भी हैं यहाँ पे, तटीय क्षेत्रों में भी मैदान है। जितनी भी नदियाँ हैं, नदियों के द्वारा लाए गए एक मैदानी क्षेत्र ये है, एक मैदानी क्षेत्र ये है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र। पूरा राजस्थान मरुस्थल नहीं है। यदि आप जाएंगे यहाँ से गंगानगर वाला, यहाँ से गंगानगर चालू होता है, गंगानगर में तो मरुस्थल नहीं मिलेगा आपको लगेगा कि दिल्ली जैसा ही शहर है। लेकिन गंगानगर से जैसे आगे बढ़ेंगे आप, हनुमानगढ़ ज़िला है। हनुमानगढ़ ज़िला, पहले गंगानगर और हनुमानगढ़ एक ही ज़िला होते थे, तो अब हनुमानगढ़ ज़िले में भी आपको मरुस्थल उस तरीके से नहीं मिलेगा। लेकिन हनुमानगढ़ के बाद जब आप आएंगे, उसके बाद सूरतगढ़ पड़ता है, सूरतगढ़ के बाद बीकानेर, बीकानेर से मरुस्थल चालू हो जाता है। सूरतगढ़ से ही आप रेत के टिब्बे देखने चालू कर देंगे, फिर बीकानेर से आपको थोड़ा मरुस्थल के दर्शन होंगे। लेकिन जैसे ही आप जैसलमेर और इधर प्रवेश करेंगे तो आपको विकराल मरुस्थल मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से मरुस्थलीय क्षेत्र जो बड़े स्तर पे है, ये वाले हिस्से पे सघन मरुस्थल है आपका, ये पूरा मरुस्थल है। इधर जो है आपका मरुस्थल इतना नहीं है, कई सारी नदियाँ भी हैं लोकल, लेकिन इतना डेंस नहीं है। डेंस मरुस्थल ये है। ठीक है, जयपुर वगैरह में तो आपको दिखेगा भी नहीं कि मरुस्थल है कहीं आसपास। ठीक, ये हो गया हमारा तीसरा। इसके बाद नेक्स्ट प्राकृतिक तौर पे आपका इधर जो है आपका पठारी क्षेत्र। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, पठार आपका जो है यहाँ पर भी है, ये भी पठार है, मेघालय का ही पठार है। ये हिस्सा थोड़ा सा यहाँ तक जाएगा, ये ठीक है। इसके बीच में एक गैप है, इसको बोलते हैं राजमहल। यहाँ पे राजमहल पहाड़ियाँ हैं या गारो पहाड़ियाँ हैं। राजमहल गारो गैप बोलते हैं या मालदा गैप भी बोलते हैं इसे, बांग्लादेश वाले हिस्से में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र आके इस हिस्से को काट देती है। तो ये जो आपका दक्कन का पठार है, इसी का विस्तार है मेघालय का पठार। ठीक है, मेघालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये पर्वतीय क्षेत्र नहीं, ये पठारी हिस्सा है। ठीक है, तो ये भी पठार है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये पूरा पठार है आपका। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट आपका पठार है। ठीक है, दक्कन ट्रैप है और ये पठार है। यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ भी हैं, तो उनको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे। तो पहली संरचना हमारी ये प्राप्त हुई, दूसरी संरचना हमें प्राकृतिक ये प्राप्त हुई, तीसरी संरचना प्राकृतिक हमें ये प्राप्त हुई। इसके बाद यहाँ पे द्वीपीय क्षेत्र हैं, ये हमारी चौथी संरचना है। चौथी संरचना हमारी द्वीप है। पांचवी संरचना हमारी ये है। ठीक है, छठवीं, अब आप यहाँ पे ये छठवीं आपकी तटीय मैदान है, तटीय मैदान है। ठीक है, और यहीं पे आपका नेक्स्ट और क्या बचा, और क्या बचा, ये वाला हिस्सा, इसमें भी कुछ आपका पठारी क्षेत्र है, यहाँ तक ये पूरा पठारी क्षेत्र है।
यहाँ पे आपका रन ऑफ कक्ष है, एक तरीके से दलदली क्षेत्र है यहाँ पे आपका दलदली क्षेत्र है। ठीक है, बाकी ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। ठीक, तो अब एक एक करके देखना है। सबसे पहले मैं उत्तर भारत का विशाल मैदान पर्वतीय क्षेत्र देखना है, फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान देखना है, फिर पठारी क्षेत्र देखना है। तो अब इसमें से सबसे पहले आपका हिमालय आ जाएगा। शुरुआत यहाँ से करते हैं। ठीक, इसको हम लोग अब देखिए हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें दो सिद्धांत काम करते हैं। पहला सिद्धांत है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। दूसरा काम करता है आपका कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। दो लोग में निकल के आते हैं, पहला है कोबर और दूसरा है, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी। ये हैरी हेस ने दिया था, हैरी हेस महोदय का दिया हुआ है, और कोबर ने खुद अपना सिद्धांत दिया है। ठीक है, अब दरअसल है क्या, दोनों बहुत आसान भाषा में समझते हैं, बहुत ज़्यादा जटिल नहीं बनाते। सबसे पहले कोबर को समझते हैं। कोबर ने कहा कि पहले जिस क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी क्षेत्र नहीं था, यहाँ पे विशाल समुद्र था, विशाल समुद्र था। ठीक है, यहाँ पे चूंकि एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, विशाल एक समुद्र था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इस वाले क्षेत्र में एक प्लेट थी, एक भूभाग था, इस भूभाग का नाम था यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन भूसन्नति नाम दिया उसने। और इधर आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन भूसन्नति। ठीक है, तो इस क्षेत्र में बहुत सारी नदियां बहती रही होंगी, इस क्षेत्र में बहुत सारी नदियां बहती रही होंगी जो आकर के टेथिस सागर में अपना जल गिराती थी। इस क्षेत्र में भी बहुत सारी नदियां बहती थी जो अपना जल कहाँ गिराती थी, टेथिस सागर में। इजी है, कुछ नहीं। तो जब नदियां अपना जल गिराती थी तो अपने साथ भारी भरकम मात्रा में अवसाद भी लाती रही होंगी, है ना। तो ये अवसादों का जमाव टेथिस भूसन्नति में होता चला गया, टेथिस भूसन्नति में अवसाद भरने चालू हुए। ठीक है, दोनों तरफ की नदियों के द्वारा अवसाद भरना शुरू किया गया। कालांतर में इस क्षेत्र में एक बहुत दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, और उस प्रेशर के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से उसने बताया, ये जो पूरा अवसादी मलबा था, ये दोनों चट्टानें एक दूसरे के नज़दीक आ गई और अवसादी मलबा पूरा ऊपर उठ गया। यही अवसादी मलबा हिमालय है। ठीक है, ये एक बहुत लंबे समय काल पे हुआ, एक दिन की उत्पत्ति नहीं, बहुत लंबे समय काल पे। तो उसने क्या किया, उसने बताया कि कुछ ऐसी स्थिति बनी, इधर उसने बताया ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, बीच में टेथिस सागर था। जब ये मलबा उठा तो एक श्रेणी यहाँ पे बन गई, एक पर्वत श्रेणी यहाँ पे बन गई, और बीच में एक पठारी संरचना आ गई। तो इसे उसने तिब्बत का पठार बोला, तिब्बत का पठार बोला। इसे उसने क्या बोला, हिमालय पर्वत श्रेणी बोली, और इसे उसने बोला कुनलुन-सान। ठीक है, एक बार गूगल अर्थ में देखते हैं, ये संरचना आपको देखने को मिलेगी। तो हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या सबसे बेहतर तरीके से करता है कौन, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ये क्वेश्चन कभी भी आता है, ये आपका तिब्बत का पठार है। ठीक है, पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर आपकी जो है हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये पूरी हिमालय पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये लद्दाख वाला क्षेत्र है, ये सारा, ये सब हिमालय पर्वत श्रेणी है। ये आपका ये है कुनलुन-सान, ये श्रेणी आप जो देख रहे हैं। तो उसने कहा पहले कुनलुन-सान मतलब उधर का वो एक मलबा, यहाँ पे पठारी संरचना, तिब्बत का पठार, और यहाँ पे ये। तो ये जो पूरा समुद्र था, ये समुद्र तब्दील किस में हो गया, है ना, पर्वत श्रेणियों में तब्दील हो गया, पठारी संरचना में तब्दील हो गया। कैसे तब्दील हुआ, जो अवसाद नीचे भरे थे, दोनों चट्टानें एक दूसरे के नज़दीक आई और पूरा अवसाद ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये उसका कोबर का कहना था, ये कोबर का सिद्धांत है, और एक तरह से देखें तो सही प्रतीत होता है। इसके बाद जो है ये दूसरे पर्सन थे आपके, ठीक है, दूसरे पर्सन थे आपके, इनका नाम था हैरी हेस महोदय। इन्होंने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है
पृथ्वी प्लेटों में बटी हुई है, पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो प्लेटों में बटी हुई है। जब पृथ्वी गर्म गोला थी, जब ठंडी हुई तो बहुत सारे क्रैक्स पड़ गए पृथ्वी में और कई सारी प्लेटें बन गई, जिसमें से कुछ प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें हैं, कुछ महाद्वीपीय प्लेटें हैं और कुछ जो है आपकी महासागरीय प्लेटें हैं, महासागरीय प्लेटें हैं। ठीक है, ये ओसनिक प्लेट है, आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक, आसान। अब चूंकि महासागरीय प्लेट क्या है, महासागर जो है महासागरीय प्लेट नीचे है और ये आपकी ऐसी चट्टानों से बनी है तो ये भारी है। ठीक है, ओसनिक प्लेट हल्की है इसलिए ऊपर है, हल्की चट्टानों से बनी है इसलिए ये आपकी हल्की है, ये भारी है। तो इसने कहा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने ये बताया कि दो प्लेटों के आपस में मिलन से, दो प्लेटें, दोनों प्लेटों का नाम उसने बताया, एक प्लेट थी आपकी यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और दूसरी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। दोनों प्लेटों के आपस में अभिसरण से दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रही थी और आने के कारण से चूंकि दोनों प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें थीं, ये भी ओसनिक प्लेट थी, ये भी ओसनिक प्लेट थी, तो जब दोनों ओसनिक यानी हल्की प्लेटें एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो दोनों में से कोई भी प्लेट नीचे सबमर्ज नहीं होगी, कोई नीचे नहीं जाएगी। परिणाम स्वरूप जब दोनों एक दूसरे से, बीच में विशाल सागर था, विशाल समुद्र था। ठीक है, और विशाल समुद्र होने के साक्ष्य भी पाए गए हैं। आप जैसा कि देखेंगे, आपका जो राजस्थान वाला क्षेत्र है यहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है। ये पेट्रोलियम कहाँ से गया, ये पेट्रोलियम कहाँ से आ गया? तो ये बताया जाता है कि पहले टेथिस सागर था और टेथिस सागर के बहुत सारे जलीय जीव नीचे जलमग्न हो गए होंगे, खत्म हो गए होंगे और आज वो पेट्रोलियम के तौर पे निकल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एविडेंस है हमारे पास। असम वाले क्षेत्र में, डिगबोई वाले क्षेत्र में क्यों पेट्रोलियम पाया जाता है? तो ये टेथिस सागर का ही यहाँ पे अवसाद है, उसी के खनिज हैं, उसी के अवसाद पेट्रोलियम के तौर पे पाए जा रहे हैं। तो इसने बताया कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने जब दोनों प्लेटों का अभिसरण हुआ तो अभिसरण के परिणाम स्वरूप दोनों प्लेटों के मध्य एक बलन पड़ गया और यही बलन जो है, यही आपका क्या है, दोनों जैसे, बलन का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे आप ये देख रहे हैं ये बलन पड़ गया, बलन का मतलब है आपस में सिकुड़न, है ना। जब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो आपस में बलन पड़ जाएगा। यही चीज़ क्या होती, जैसे कि आप देखें इंडीज और रॉकीज में क्या है, एक प्रशांत महासागर की प्लेट है, एक उत्तरी अमेरिका की प्लेट है या दक्षिणी अमेरिका की प्लेट है। तो प्रशांत महासागर की प्लेट चूंकि कॉन्टिनेंटल है कि ओसनिक है, ओसनिक है, अरे यहाँ पे उल्टा लिख गया, ये आपका कॉन्टिनेंटल होगा, ये ओसनिक होगा। तो चूंकि जो ओसनिक है, जो समुद्री महासागरीय प्लेट है, वो नीचे सबमर्ज हो जाएगी क्योंकि भारी है ना, और कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर जो है बलन पड़ जाएगा इसमें। तो चूंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चूंकि ये नीचे जाएगी और जाने के बाद ये क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी जैसे ही धरती। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होंगी। इसीलिए हिमालय, चूंकि दोनों प्लेटें आपकी कॉन्टिनेंटल थी, इसलिए हिमालय में ना तो कोई ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी कहाँ आएगा, जहाँ पे एक प्लेट कॉन्टिनेंटल होगी और एक ओसनिक होगी। ठीक है, ये फंडा बहुत इजी उसने बताया है, क्योंकि ओसनिक प्लेट नीचे जाके क्या होगी, सबमर्ज होगी और पिघलेगी, मेल्ट होगी और मेल्ट होने के बाद वही लावा के रूप में ऊपर आएगी। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर ये प्लेटें दोनों कैसे एक दूसरे की ओर आती हैं जाती हैं, उसके लिए उसने बताया संवहनीय धारा सिद्धांत। कन्वेंशनल सेल, नीचे जो है कन्वेंशनल सेल डेवलप होती है, जैसे पानी को हम गर्म करते हैं, है ना, जब नीचे गर्म करते हैं तो ऊपर तक पानी गर्म कैसे होता है, संवहन की प्रक्रिया के द्वारा। तो वैसे यहाँ पे पिघली हुई चट्टानें हैं और पिघली हुई चट्टानें जैसे जैसे नीचे आते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, तो वो चट्टानें क्या होती हैं, ज़्यादा टेम्परेचर को सम करने की स्थिति में एक कन्वेंशन का एक सेल का निर्माण होता है और ये सेल जिस दिशा में होगा उसी दिशा की ओर क्या होंगी, प्लेटें गतिशील हो जाएंगी। ठीक है, तो एक दूसरे की तरफ प्लेटें जब आती हैं तो अभिसारी, एक दूसरे से दूर जाती हैं तो अपसारी। बहुत सिंपल और आसान है, कुछ है नहीं इसमें। तो इसी कारण से यूरेशियन प्लेट का इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से आपस में टकराव हुआ और यहाँ पे एक विशाल मोड़दार पर्वत श्रेणी का जन्म हुआ जिसका नाम है हिमालय पर्वत श्रेणी। इन दोनों ने ये बताया है। ठीक, इतनी सी बात है। अब इसको समझते हैं, डिकोड करते हैं केवल हिमालय पर्वत श्रेणी को कि हिमालय पर्वत श्रेणी है क्या। ठीक है, इसको डिटेल से एक बार एक पूरी श्रेणी को समझने का प्रयास करेंगे। ये है भारत की पर्वत एवं पहाड़ियाँ, इसमें पूरा कंप्लीट है, मैं एक एक करके लेके चलूँगा। अब जो हम पूरा एक घंटा लगेगा, 1 घंटे में पूरा कंप्लीट डिकोड कर देंगे जितनी भी पर्वत पहाड़ियाँ हैं।
ध्यान से बैठना है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही है ना, आराम से बैठो, यदि प्यास व्यास लगे तो बता देना, टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए, भारत की पर्वत एवं पहाड़ियाँ। अब देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी को हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में हिमालय पर्वत श्रेणी को बांटते हैं। ठीक, 3 भाग समझिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस मतलब हिमालय के उस पार का हिमालय। एक तो है मुख्य हिमालय जिसको हम बोलते हैं बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका जो एक ये आप यहाँ से देख रहे हैं, ये वाला, ये पूरा, ये हिमालय का हिस्सा आपका, ये पूरा हिमालय का हिस्सा, ये आपका ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय। ठीक, इसके उस पार के हिस्से को हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। हिमालय पार का, उस पार का हिमालय, हम यहाँ पे हैं तो हम उस पार के हिमालय को ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है आपका लघु हिमालय और तीसरा है आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी। ये 3 प्रमुख इसकी ब्रांचेस हैं। बाकी उस पार का हिमालय अलग है, ट्रांस हिमालय, वो तिब्बत वाले क्षेत्र में है या फिर हमारा पीओके वाले क्षेत्र में, लद्दाख वाले क्षेत्र में। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ये देखो कुल्लू सान, ये है आपकी कुल्लू श्रेणी। यहाँ पे पमीर नॉट है, ठीक है, इधर हिंदू कुश है, इधर सुलेमान आती है, हिंदू कुश आपके अफगानिस्तान पे, यहाँ पे सुलेमान पाकिस्तान में। ठीक है, इधर कुल्लू सान और इधर हिमालय, और यहाँ पे एक पूरा नॉट बनती है पमीर, विश्व की छत बोलते हैं पमीर नॉट को। ठीक है, चलिए अब एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। तो ट्रांस हिमालय की जो आपको याद करना है, 3 प्रमुख श्रेणियाँ हैं। पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख और तीसरी है जास्कर। ये 3 याद कर लेना है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों श्रेणियां किसकी हैं? ट्रांस हिमालय की। काराकोरम श्रेणी ही जब तिब्बत वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तो इसको कैलाश श्रेणी कहते हैं। कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा हम करते हैं, या फिर जो हमारे पुराणों में कॉन्सेप्ट है भगवान शिव के निवास स्थान का, वो यही श्रेणी है, कैलाश श्रेणी। यहाँ पर ही आप जब कैलाश मानसरोवर करेंगे तो यहाँ पे कैलाश पर्वत पूरा उसमें दिखाता भी है, शिवलिंग की तरह है पूरी की पूरी ये श्रेणी। ठीक है, तो ये आपका कैलाश श्रेणी काराकोरम का ही विस्तार है तिब्बत वाले क्षेत्र में। ठीक, तो पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख और तीसरी है जास्कर। ठीक है, इसके बाद बृहद हिमालय को भी कई नामों से जाना जाता है, हर जगह पे अलग अलग इसका नाम हो जाता है। तो बृहद हिमालय में आपका एक हिस्सा जो जम्मू कश्मीर में है, इसको बोलते हैं पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, पीर पंजाल, ये आपका जो पाकिस्तान के क्षेत्र में भी कुछ है और बाकी फिर यहाँ पे है। इसके बाद दूसरी है आपकी जो हिमाचल प्रदेश में है, ये आपका लघु हिमालय का हिस्सा है, इसको धौलधार बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे शिवालिक है। तो यदि हम एक क्रम देखें, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलधार और शिवालिक का पूरा क्रम है, कंप्लीट क्रम है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये पूरा हिस्से पे आप एक एक करके देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पर्वत शिखर हैं क्रम से। सभी पर्वत शिखरों को एक बार मैं अलग अलग से भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक एक करके बृहद हिमालय को समझते हैं। बृहद हिमालय को अलग से दिखाया गया, हाँ ये है, ये देखिए, पहले इसको समझिए, इसको याद कर लेना है आपको। सबसे ऊपर है काराकोरम, यहाँ पे इसने दिखा है कल जाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट बनाया है तो कोई ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें याद करने की, आप डायरेक्टली याद करो। मुझे ट्रिक्स थोड़ा कम पसंद है, क्योंकि पहले तो ट्रिक याद करो और ट्रिक के बाद फिर अंदर का याद करो। तो 2 चीज़ें क्यों याद करें, सीधा सीधा डायरेक्ट याद करते हैं ना जो चीज़ है, और कहीं धोखे से ट्रिक भूल गई और ट्रिक पलट गई तो फिर पूरी कहानी बिगड़ जाती है। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलधार, शिवालिक, 6 श्रेणियाँ हैं। क्रम से सजाने को कई बार क्वेश्चन आ चुका, तो हमें क्रम से इसको, ठीक, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलधार, शिवालिक। ठीक, ये आपकी ट्रांस हिमालय की है। अब ये हिमालय का देखो कई प्रकार से विभाजन किया गया है। पहले तो उत्तर से दक्षिण विभाजन किया गया। उत्तर से दक्षिण विभाजन में 4 भाग हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। एक हिमालय का पश्चिम से पूरब भी इसको विभाजित किया गया है। तो हिमालय का ये विभाजन बाडिया महोदय ने किया है। तो इन्होंने जो राज्यों के आधार पे हिमालय को बांटा है, देखो 4 भागों में बांटा है इन्होंने हिमालय को। पहला है, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय जो है आपका सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक के क्षेत्र को इन्होंने नाम दिया है पंजाब हिमालय। ठीक है, लगभग कितना एरिया है इसका, 560 किलोमीटर का एरिया है। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका है कुमायूं हिमालय। ये 320 किलोमीटर का एरिया है कुमायूं हिमालय।
ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय को देखो, कुमायूं हिमालय आपका सतलज नदी से लेके काली नदी तक है, ठीक है, नदियों के हिसाब से इसको विभाजित किया गया है। सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक पंजाब हिमालय, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक कुमायूं हिमालय, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक असम हिमालय। ठीक, तो ये बाडिया महोदय ने हिमालय का पश्चिम से पूरब विस्तार किया है, पश्चिम से पूरब विस्तार। तो पश्चिम से पूरब विस्तार कितने भागों में है? 4 भागों में है हिमालय। सबसे पहले आपका पंजाब हिमालय, दूसरे नंबर पे कुमायूं हिमालय, तीसरे नंबर पे आपका नेपाल हिमालय, चौथे नंबर पे आपका, क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये हिमालय का बाडिया महोदय के द्वारा किया गया पश्चिम से पूरब विस्तार है। ठीक है, आगे ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं, इनको अभी देखेंगे। पहले हम एक बार हिमालय के पर्वत शिखरों को देख लेते हैं, जितने भी पर्वत शिखर हैं, प्रमुख पर्वत शिखर। हाँ, ये है पर्वत शिखर। तो 2 तरीके से हिमालय को बांटा गया, उत्तर से दक्षिण, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। उसके अंतर्गत हमने देखा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलधार, शिवालिक, 6 भाग वहाँ पे देखे। अब इसके बाद हमने इस तरीके से बांटा, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब हिमालय की पर्वत चोटियाँ देखो, पर्वत चोटियाँ भी आपको पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम ऐसे देख सकते हैं। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट है। अभी इसको फिर से इसका एक डेटा आया था, उस आधार पे इसकी ऊंचाई और बढ़ गई है। कितनी हो गई है? 8850 है कि और प्लस हुई है? 48.2 बढ़ी है सर। नहीं, टोटल, अच्छा 48.2 बढ़ी है। अच्छा 48.86। अच्छा, ये है आपका लेटेस्ट डेटा, यही है ना? ठीक, तो ये दिखाता है कि ये जो अभी भी देखो हिमालय नया है, अभी भी ये धीरे धीरे इसका विस्तार चल ही रहा है। तो आने वाले समय में हिमालय पर्वत श्रेणी अभी चूंकि नई है, तो हो सकता है अभी ये बहुत ऊंचे तक जाए और ऊंची हो जितनी भी। क्यों? यहाँ पे आने वाले समय सिस्मिक जोन पे बैठे हुए हैं आप भूकंप जोन 4 पे बैठे हुए हैं। ठीक है, कभी भी कोई भी स्थिति हो सकती है। तो अब एक एक करके देखते हैं। सबसे ऊंची चोटी, अब यहाँ पे जो बेसिक समझने का है, 2 तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। माउंट एवरेस्ट भारत में अवस्थित नहीं है, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये भारत में स्थित नहीं है। ठीक, ध्यान रखना है। ये कहाँ पे स्थित है? नेपाल में अवस्थित है। बृहद हिमालय पे है, नेपाल पे, और सबसे बड़ी चोटियाँ जितनी भी सब बृहद हिमालय पे हैं। भारत में स्थित सबसे बड़ी चोटी जो है आपकी, वो लद्दाख में पड़ती है, जिसका नाम है K2। ठीक है, K2 आपकी शायद ऊपर है क्या? हाँ, ये दिया हुआ है K2। ये आपकी सबसे ऊंची चोटी है, लद्दाख में है। लेकिन आप ओवरऑल देखें तो लद्दाख भी पीओके वाले क्षेत्र में है, ये भी पीओके वाले क्षेत्र में है। ठीक है, ये भी माना नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, K2 जो है ये हिमालय की पर्वत श्रेणी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। ये आपकी काराकोरम पे है। किस पे है? काराकोरम में। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी यदि पूछेगा तो क्या बताओगे? K2। रुक जाओ, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 रहेगी, लेकिन हिमालय में अवस्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगी। ठीक है, 3 चीजें ध्यान रखना है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी ये हिमालय की नहीं है, ये K2, ये काराकोरम की है, लेकिन ये K2 होगी, ये ध्यान रखना है। लेकिन हिमालय में, भारत में अवस्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ये है कंचनजंगा, इसको ध्यान रखना है आपको। ये मतलब बेसिक 3 चीजें हैं, इस पे भी हम बहुत मिस्टेक करते हैं। ये हिमालय में अवस्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी यानी काराकोरम में हो चाहे जिसमें हो, तो वो हो गई K2। हिमालय पे अवस्थित कंचनजंगा। ठीक, अब एक एक करके क्रम से देख लेते हैं, इसका पूरब से पश्चिम क्रम देख लेते हैं। सबसे इधर देखिए, ये है नामचा बरवा। ठीक है, हिमालय को यदि आप देखेंगे तो इसमें 2 पर्वत शिखर है, एक है नंगा पर्वत और एक है नामचा बरवा। ठीक है, ये है आपका नामचा बरवा, इसका सबसे पश्चिमी और सबसे ऊंची, सबसे पूर्वी और सबसे ऊंची चोटी। ठीक, और ये है आपका नंगा पर्वत।
ये इसकी सबसे पश्चिमी चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची, ये 2 चोटियाँ। ठीक, अब इनके बीच की चोटियाँ सारी देखते हैं। सबसे इसके बाद नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा। ठीक, इसके बाद मकालू, मकालू के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी। ठीक है, इसके बाद माफ़ करिएगा एक बार फिर से, पहले है नामचा बरवा, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तीसरे नंबर पे माउंट एवरेस्ट, चौथे नंबर पे अन्नपूर्णा, फिर यहीं पे है आपका धौलागिरी, यहीं पे मनसालू। मनसालू इसमें दिया नहीं गया है, मकालू के बाद आता है, यहीं पे मनसालू आता है, शायद यहाँ पे है आपका मनसालू, मनसालू। ठीक है, इसके बाद आपका है नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, बंदरपुक्ष, बंदरपुक्ष में ही गंगोत्री ग्लेशियर है। फिर आपकी यहाँ पे है आपका माशेर ब्रूम, यहाँ पे गासेर ब्रूम, ब्राड पीक, फिर यहाँ पे नंगा पर्वत और राकापोशी। राकापोशी सबसे तीव्र ढलान का पर्वत शिखर है, सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल यदि किसी की है तो राकापोशी की ही है। ठीक है, तो ये आपका पूरब से पश्चिम एक बार आपको याद रखना चाहिए, बहुत कठिन नहीं है। फिर से एक बार देखते हैं, नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा के बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद मकालू। देखो मकालू और मनसालू में आप थोड़ा सा परेशान होते हैं, तो मकालू और मनसालू में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मकालू आपका जो है ये इसके बाद, यहाँ पे मकालू के बाद मनसालू आता है यदि एक का है, का मतलब कंचनजंगा, का से कंचनजंगा और इसके बाद सा आता है, तो थोड़ा सा ये दोनों डिस्टर्ब करती हैं, यदि कभी पूछता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला है नामचा बरवा, फिर इसके बाद कंचनजंगा, फिर मकालू, मकालू के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी, धौलागिरी के बाद नंदा देवी, नंदा देवी के बाद कामेत, कामेत के बाद बद्रीनाथ, बंदरपुक्ष, माशेर ब्रूम, ग्रासेम्बू, ब्राड पीक, यहाँ पे केटू गार्डविन भी है, राकापोशी, नंगा पर्वत। ये क्रम है, आप एक बार इसको फिर से अगेन सुनिएगा या फिर अपने उसमें डिनोट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। एक बार फिर से देखते हैं, नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, कंचन के बाद मकालू आएगा, ये ध्यान रखना है, मकालू, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद मनसालू, अन्नपूर्णा, मनसालू, माफ़ करिएगा यहाँ पे हम गड़बड़ा जा रहे हैं खुद भी, एक बार यहाँ से लिखते हैं क्रम से। नंबर 1 में कंचनजंगा, नामचा बरवा, नामचा बरवा, नंबर 2 में कंचनजंगा, नंबर 3 में मकालू, मकालू के बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट, 5वें नंबर पे अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद मनसालू, मनसालू, मनसालू के बाद धौलागिरी, धौलागिरी, धौलागिरी के बाद नंदा देवी, 8वें नंबर पे नंदा देवी, नंदा देवी के बाद कामेत, कामेत, ठीक है, फिर बद्रीनाथ, बंदरपुक्ष, बाकी की। ठीक है, तो ये आपको एक क्रम याद रखना चाहिए, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, मनसालू, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत, ठीक है, फिर बद्रीनाथ आपकी, बंदरपुक्ष, बाकी की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, एक बार क्रम से पूछता है। टाइगर हिल की बात करते हैं तो टाइगर हिल चूँकि आपका ये दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में पड़ता है, तो टाइगर हिल यहाँ पे ये। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ थी, अभी हिमालय को और डिकोड करते हैं आगे। ये हिमालय का भौगोलिक विभाजन यहाँ पे था, ये वाली। ठीक है, हाँ, यहाँ पे दिया तो गया है, नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर यहाँ पे मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, मनसालू इसमें भी गायब है, मनसालू, धौलागिरी, नंदा देवी। ठीक है, फिर आपकी सारी देखिए यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब नॉर्थ ईस्ट की थोड़ा सा पहाड़ियाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ ये देख लेते हैं। ठीक, ये भी पूछता है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें भी, एक एक करके पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ ये भी देख लेते हैं। बताइए, इसमें कुछ नहीं है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो बृहत हिमालय पर्वत श्रेणी है आपकी, बृहत हिमालय, फिर नीचे लघु हिमालय और फिर शिवालिक, ये जाकर उत्तर भारत में एक साथ मिल जाते हैं
और मिलने के बाद इनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो ये एक साथ नहीं है पूरी पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। हिमालय जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाता है संकीर्ण होता जाता है, पूरब की ओर जाता है संकीर्ण होता जाता है। तो ये पूरी आपकी बिखरी हुई पहाड़ियाँ हैं, उत्तर पूर्व में जितनी पहाड़ियाँ हैं सारी बिखरी हुई पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे जितनी जनजातियाँ हैं, जनजातियों के नाम पे ही इन पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं, ठीक है। तो इनके नाम देखिए, पहला है डी डाफला, दूसरा एम मिरी, फिर ए अबोर, फिर एम मिस्मी। 4 पहाड़ियाँ आपको याद रख लेना अरुणाचल प्रदेश की, डीएम एम, ठीक है। डाफला मिरी अबोर मिश्मी, डाफला मिरी अबोर मिश्मी, डाफला मिरी अबोर मिश्मी। 4 पहाड़ियाँ आपकी क्या हैं, चारों जनजातियों के नाम पे हैं, बहुत आसान है, ठीक है। नागालैंड की 2 पहाड़ियाँ हैं। ये पटकाई बूम भी आपकी आती है, अरुणाचल प्रदेश का नागालैंड का थोड़ा सा हिस्सा है। तो पटकाई बूम, इसके बाद ये हम क्लॉकवाइज देख रहे हैं सारी, ठीक है, क्लॉकवाइज देख रहे हैं। पहला है डाफला मिरी अबोर मिश्मी, पटकाई बूम। पटकाई बूम के बाद नागा पहाड़ियाँ, ठीक है, नागालैंड की नागा हिल्स, ठीक। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर है मणिपुर और नागालैंड की बॉर्डर में बनती हैं बराइल पहाड़ियाँ, इन्हें बराइल बोलते हैं, बराइल पहाड़ियाँ, बराइल पहाड़ियाँ। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे मिजोरम वाले हिस्से पे हैं लुसाई पहाड़ियाँ, ठीक है, लुसाई पहाड़ियाँ। इसके पश्चिमी क्षेत्र पे हैं मिजो पहाड़ियाँ, त्रिपुरा में हैं त्रिपुरी पहाड़ियाँ। असम वाले क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पे मिकिरी पहाड़ियाँ हैं, रेंगमा पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर देखेंगे गारो खासी जयंतियाँ, तीनों जनजातियों के नाम पे हैं, ठीक है। इतनी कुल पहाड़ियाँ हैं। एक बार फिर से देखते हैं, डाफला मिरी अबोर मिस्मी, पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, फिर यहाँ पे बराइल पहाड़ियाँ, बराइल के बाद लुसाई पहाड़ियाँ, लुसाई के बाद मिजो पहाड़ियाँ, फिर आपकी त्रिपुरी पहाड़ियाँ या त्रिपुरा पहाड़ियाँ, इसके ऊपर रेगमा पहाड़ियाँ, उसके ऊपर मिकिरी पहाड़ियाँ, फिर गारो खासी जयंतियाँ, ठीक है। इतनी सी पहाड़ियाँ हैं, ज़्यादा नहीं है। आप एक बार एक क्रम पूरा समझ लेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएंगी। ये तो याद ही हो गई, डीएम एम, डाफला मिरी अबोर मिश्मी, ठीक है। पटकाई बूम याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। नागा पहाड़ी नागालैंड के नाम से हैं, बराइल पहाड़ियाँ मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पे हैं, बराइल पहाड़ियाँ। फिर लुसाई पहाड़ियाँ, 2 पहाड़ियाँ हैं मिजोरम में, लुसाई और मिजोरम, मिजो पहाड़ियाँ। त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतियाँ सबको याद रहती हैं। यहाँ पे बस 2 पहाड़ियाँ, असम में एक मिकिरी पहाड़ियाँ और यहाँ पे एक रेगमा पहाड़ियाँ, बस ये इतनी सी बात। ये है आपका पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों को लेकर के, क्लियर, कुछ नहीं है इसमें। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत को लेकर के, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में प्रमुख जितनी भी पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, श्रेणियाँ हैं, एक बार इनको भी देख लेते हैं, ठीक। ये प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे प्रमुख भू आकृतियाँ हैं। इसके बाद तटीय पर्वत श्रेणियाँ हैं पूरी की पूरी, ठीक है। एक एक करके सारी देखते हैं और फिर इसके बाद प्रायद्वीपीय पहाड़ियों का जो क्रम है वो भी देख लेंगे। तो हिमालय क्लियर हो गया। पहले ये बताओ, हिमालय में कुछ नहीं है, कुछ पहाड़ियों का क्रम दिया गया, वहाँ पर भी जो पर्वत श्रृंखलाएँ उनका क्रम है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण क्रम पे आपकी काराकोरम, लद्दाख, केएल, जे जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलधार, फिर शिवालिक। 6 पहाड़ियाँ ये हैं आपकी क्रम से। उसके पास ट्रांस हिमालय की 3 पहाड़ियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ट्रांस हिमालय की बृहद हिमालय में पीर पंजाल, फिर धौलधार, लघु हिमालय और शिवालिक, 3 ये आपका हो गया। इधर पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय, बहुत इजी है। फिर हमने सारी की सारी जितने भी हैं पर्वत शिखर देख लिए उसके जुड़े हुए। फिर इसके बाद हमने यहाँ की पहाड़ियाँ देख ली, ठीक, जितनी भी बेसिक पहाड़ियाँ हैं, इधर छुटकी हुई पहाड़ियाँ, ये सारी देख ली। अब आगे हम बात करते हैं दक्षिण भारत की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, एक बार इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। ऊपर देख लिया, नॉर्थ ईस्ट देख लिया, अब बात कर रहे हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में देखिए ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे पड़ता है पालनपुर, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली रिज तक आपकी अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये राजस्थान में खासकर मुख्य हिस्सा इनका राजस्थान में, लेकिन दिल्ली में भी जो पर्वत श्रृंखला आप देखते हैं, आप कभी जाएंगे जो राष्ट्रपति भवन बना है, ठीक है, या फिर आप जब मुखर्जी नगर कभी जाइएगा तो उसके बगल पे ही हिंदू राव हॉस्पिटल है, वो दिल्ली रिज के पास ही है, ठीक है। तो आपका वो अरावली ही है। रायसीना हिल जो है या फिर यहाँ पे जेएनयू के अंदर आपका बना हुआ है ग्रेट रॉक करके, ऐसे कुछ मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अभी याद आएगा तो बता दूंगा। दिल्ली की सबसे ऊंची पर्वत शिखर टाइप में है वो, सबसे ऊंचा स्थान है।
जबकि सबसे ज़्यादा समय मैं वहीं व्यतीत किया हूँ, काफ़ी टाइम तक जाके बैठता था। बताऊँगा, अभी नाम याद आएगा तो ऐसे बताता हूँ, दिमाग से निकल गया। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रेणी है दिल्ली तक, ये गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक है विस्तृत। ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र है, छोटी छोटी 3 पहाड़ियाँ हैं, कक्ष पहाड़ियाँ हैं, मांडव पहाड़ियाँ हैं, गिरी पहाड़ियाँ हैं। ठीक, ये आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, उससे ही जुड़ी हुई सतमाला पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, महादेव पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी। यही आगे चल के आपकी गड़जात पहाड़ियाँ और राजमहल पहाड़ियाँ। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सतमाला का काफ़ी हिस्सा ये महाराष्ट्र में भी पड़ता है। ये है, देखिए महाराष्ट्र में सतमाला है, बालाघाट पर्वत श्रेणी, बालाघाट के बाद यहाँ पे हरिश्चंद्र पहाड़ी और ये अजंता श्रेणी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपकी हैं ये आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र है, मलयगिरी, इसी पे महेंद्रगढ़ पर्वत शिखर है, नयागढ़ पहाड़ियाँ हैं, और फिर इधर आपका पश्चिमी घाट है। अभी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की हम लोग पहाड़ी पूरी देखेंगे, कौन कौन कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, लेकिन बेसिक यहाँ पर देखें तो यहाँ पर शेषाचलम पहाड़ियाँ हैं, चित्रदुर्ग पहाड़ियाँ हैं, बाबा बूदन पहाड़ियाँ हैं, पालकोंडा यहाँ पे कई दिखाई भी नहीं गई हैं, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ हैं, यहीं पर आपकी नालकोंडा पहाड़ियाँ हैं, जावेदी पहाड़ियाँ हैं, सेवराय पहाड़ियाँ हैं। तो ये सब आपका पूर्वी घाट का हिस्सा है। और यहाँ पे जा कर के नीलगिरी के पास ये आपस में मिल जाती हैं, नीलगिरी, अन्नाईमुडी, और यहाँ पे आपका जो है ये कार्डमम हिल है, इलायची पहाड़ियाँ बोलते हैं। ठीक है, यहीं से एक निकलती आपकी पालिनी पहाड़ियाँ। तो टोटल जो आपकी हैं यहाँ पर पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट में ये पूरी आ जाएंगी, नयागढ़ पहाड़ियाँ, रामपा पहाड़ियाँ, शेषाचलम पहाड़ियाँ, पालकोंडा पहाड़ियाँ, नालकोंडा पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, जावेदी पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ। तो इनका भी क्रम पूछा जाता है, क्रम से ये भी पूछी जाती हैं, अभी क्रम मैं आगे बता दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पूरा कंप्लीट क्रम होना चाहिए। ठीक है, वैसे इसकी PDF मैं आप लोगों को साझा कर दूंगा। ठीक है, जितनी भी ये है मेरे पास, ये PDF आपको दूंगा मैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है आपकी क्रम एक बार बना लेते हैं इसका, ताकि बेसिक आपको भी पता रहे। सबसे पहले है पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट आप भी लिखते जाइएगा। ठीक है, पूर्वी घाट में सबसे पहले है आपकी मलयगिरी, मलयगिरी उड़ीसा में पड़ती है। मलयगिरी के बाद दूसरे नंबर पे है नायागढ़ पहाड़ियाँ, नायागढ़ पहाड़ियाँ। नंबर 3 है आपकी रंपा पहाड़ियाँ, रंपा पहाड़ियाँ। नंबर 4 है आपकी शेषाचलम पहाड़ियाँ, शेषाचलम पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ। नंबर 5 है आपकी नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, मलाई पहाड़ियाँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पालकोंडा, पालकोंडा पहाड़ियाँ। पालकोंडा के बाद है जावेदी पहाड़ियाँ, जावेदी। फिर आपकी हैं सेवराय पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ। फिर आपकी हैं पंचमलाई पहाड़ियाँ, पंचमलाई पहाड़ियाँ। यहाँ से जा कर के ये जो आपका पूरा का पूरा पूर्वी घाट है नीलगिरी पहाड़ियों के पास जुड़ जाता है पश्चिमी घाट से, और पश्चिमी घाट का ही हिस्सा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियों के पास ये क्या होता है आपका, तो ये आपको क्रम से लिख लेना है। पूर्वी घाट की मलयगिरी, नयागढ़, रामपा पहाड़ियाँ, शेषाचलम पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, पालकोंडा, जावेदी, सेवराय, पंचमलाई। ठीक है, फिर आगे नीलगिरी का हिस्सा बन जाएंगे, नीलगिरी के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक, क्रम से आपको ये लिखना है, लिख गया। ठीक, आगे अब एक बार इसको आगे इधर की भी समझ लेते हैं जो पश्चिमी घाट के हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट में अब देखो यहाँ से यदि आप लेकर के चलोगे, वैसे ये हिस्सा पूरा का पूरा आपका इनके साथ जुड़ जाता है सतपुड़ा पहाड़ियों के साथ। तो हम यहाँ से लेकर चलते हैं इस वाले हिस्से से। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी हैं हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ। हरिश्चंद्र के बाद चित्रदुर्ग पहाड़ियाँ, चित्रदुर्ग पहाड़ियाँ। ठीक है, इसके ऊपर है बालाघाट पहाड़ियाँ, बालाघाट, सतमाला, सतमाला, और इसके सतमाला के नीचे है अजंता, अजंता। ठीक है, सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, चित्रकूट, चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग के बाद आपका पड़ता है बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ।
इसके बाद नेक्स्ट है आपका नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये आपका जंक्शन पॉइंट है। नीलगिरी के बाद है अन्नाई मुदी की पहाड़ियाँ, अन्नाई मुदी की पहाड़ियाँ, अन्नाई मुदी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ या अन्नाई मुदी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है आपकी कार्डमम हिल या इलायची पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ। इसके बाद यहीं से है पालनी पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ। तो पालनी पहाड़ियाँ जो हैं वो इलायची से थोड़ा ऊपर है, माफ़ करिएगा, इसको पालनी को ऊपर कर लीजिए, इलायची को नीचे, क्योंकि पालनी पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु में प्रवेश कर जाती है। यहाँ से नीलगिरी से ही एक ट्रांजैक्शन पॉइंट पड़ता है, लेकिन पालनी पहले फिर इलायची। तो सबसे लास्ट में आपकी कार्डमम हिल्स है, ठीक है, सबसे लास्ट आपका कार्डमम हिल्स है। अब चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। नेक्स्ट आगे, आगे आपके ये है तटीय पर्वत श्रेणियाँ, सारी की सारी पर्वत श्रेणियाँ आपकी यहाँ पर दी गई हैं, जितनी जितनी मैंने अभी आप लोगों को बताई। देखिए यहाँ पर आपकी सबसे ऊपर है, हाँ, बालाघाट पहाड़ियाँ, इससे ऊपर ही सतमाला है, इसके नीचे सतमाला के नीचे अजंता है। सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र के बाद चित्रदुर्ग पहाड़ियाँ, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, फिर इसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, अन्नामलाई के बाद आपका है पालनी पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियों के बाद है कार्डमम हिल्स। ठीक है, इधर का क्रम आपको याद रखना है, पूरा का पूरा जितना भी क्रम है, और इधर का क्रम याद रखना है। दोनों क्रम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्रम गड़बड़ाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक, क्रम पूछता है ये। ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है, क्रम दिया गया है पूरा का पूरा कि किस तरीके से, मैंने बता भी दिया आपको। ठीक है, अब भारत के प्रमुख पर्वत शिखर जितने भी हैं, सबसे पहले एक पर्वत शिखर याद कर लो, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है अन्नाई मुदी। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका दोंदा बेट्टा। दोंदा बेट्टा आपका नीलगिरी, ये आपका पड़ता है अन्नामलाई पहाड़ियों में, और ये आपका पड़ता है नीलगिरी पहाड़ियों में। दोनों की पहाड़ियाँ भी अलग अलग हैं। ठीक है, ये याद रख लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये है आपका कुद्रेमुख पहाड़ियाँ, ये आपके पर्वत शिखर हैं, ब्रह्मगिरी, कुद्रेमुख और महाबलेश्वर। इन तीनों का एक महत्वपूर्ण महत्व है। जब अभी हम नदियों को पढ़ेंगे तो नदियों में पाएंगे कि महाबलेश्वर से ही आपकी कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है आपकी? महाबलेश्वर से गोदावरी नदी यहीं से निकलती है। ब्रह्मगिरी से आपकी ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है आपकी। ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है, और कुद्रेमुख से आपकी जो है ये यहाँ से कोई पर्टिकुलर नहीं, स्थानीय नदी निकलती है। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी, इसको लेकर एक कन्फ्यूजन रहता है। एक चोटी यहाँ पर भी महेंद्रगढ़ के नाम से है, महेंद्रगिरी करके एक चोटी ये है, और महेंद्रगिरी करके एक चोटी ये है। लेकिन भारत की सबसे दक्षिणतम ये चोटी जो आपकी है ये मलयगिरी पे है, और ये चोटी आपकी उड़ीसा प्रांत पे है। तो भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी ही है, ये ध्यान रखना। इसमें ज़्यादा इतना कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक, चलिए, बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद कुछ आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पीक है। यहाँ पे ये सैडल पीक है आपकी। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है, और ये बैरन द्वीप के पास ही है। इसके बाद आपकी जो है माउंट डिओबेली है, माउंट कोयोयो है, माउंट हैरियट है, माउंट थुलियर है। ये प्रमुख छोटी छोटी चोटियाँ हैं यहाँ पे, जो अंडमान के पर्वत शिखर के तौर पे है। ठीक है, इसके बाद हिमालय की यहाँ पे 10 सबसे एक दिया गया है। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं, मैंने बता भी दिया वैसे आपको, फिर से एक बार देख लीजिए। नामचा बरवा है, नामचा बरवा के बाद आपका कंचनजंगा है। नंबर 1 पे माउंट एवरेस्ट है। नंबर 2 पे केटू गार्डविन है, लेकिन केटी गार्डविन आपकी काराकोरम पे, हिमालय की नहीं है। ठीक, नंबर 3 पे आपकी कंचनजंगा है। ठीक, नंबर 4 पे आपके एक श्रेणी यहाँ पे है लोहोत्सव श्रेणी, लोहोत्सव। नंबर 5 पे मकालू है। नंबर 6 पे आपका चोयू, ये भी आपका चीन वाले या नेपाल वाले क्षेत्र पे है। नेक्स्ट है आपका मनसालू, नंबर 6, हाँ कहाँ पे है ये। नंबर 7 है आपका धौलागिरी। नंबर 8 है मनसालू। नंबर 9 है नंगा पर्वत। नंबर 10 है आपका अन्नपूर्णा। तो ये 10 श्रेणियाँ इसमें इन्होंने दी हैं। ठीक है, एक बार ले लीजिएगा PDF, देख लीजिएगा। आज़ाद हिल्स एकेडमी के मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको आप लोगों को दे दूंगा। नेक्स्ट है आपकी प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे। अब देखो दर्रे क्या होते हैं, दरअसल दर्रे भी एक तरीके से नदियों के रास्ते होते हैं।
आमतौर पे नदियाँ दो पर्वतों को काट करके, कई बार होता है कि नदियाँ अपना रास्ता नहीं बदलती हैं, ठीक है। नदियाँ क्या करती हैं, जैसे नदियों के बीच में कोई भी किसी भी तरीके से अवरोध आ जाता है तो वो उस अवरोध को काट देती हैं। मान लीजिए नदियाँ किसी इस क्षेत्र से बह रही हैं और नदियों के क्षेत्र में ये अवरोध आ गया, तो नदियाँ अपना रास्ता नहीं बदलेंगी बल्कि इस अवरोध को ही काट देंगी। और इस अवरोध को काटने के दौरान वहाँ पर वो गार्ज का निर्माण करती हैं, कैनियन का निर्माण करती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये वाला विवर्तनिक घटना भी मान लीजिए कोई हो जाती है, कोई नदी यहाँ पे समतल पे बह रही है और कभी कोई विवर्तनिक घटना होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर कोई अवरोध आ जाता है, तो नदी अपना यहाँ से मार्ग नहीं बदलेगी बल्कि इसी अवरोध को काट देगी। यानी वो अपने तल को नहीं छोड़ती नदी कभी भी। नदी हमेशा समुद्र तल से नीचे कभी बह नहीं सकती है। नदी समुद्र तल जो आपका है, समुद्र तल के बराबर या उससे ऊंचाई पे यदि बह भी रही है तो धीरे धीरे वो पर्वतीय क्षेत्र को काट देगी। कभी भी आप जाएंगे हिमालयी क्षेत्र में या उत्तराखंड वगैरह कभी भी जाइए तो आप देखेंगे नदी जो है पहाड़ों के नीचे से ही बह रही है, उसने अपने पहाड़ों के कांट से रास्ते नहीं बदले। तो इसीलिए वो गार्ज का निर्माण करती है या फिर आई आकार की आकृति का निर्माण करती है, ठीक है। वी आकार की घाटी का भी निर्माण करती है। तो नदी अपने मार्ग को कभी भी बदलती नहीं है, छोड़ती नहीं है। तो ये जो दर्रे हैं, जितने भी दर्रे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में दर्रे हैं, तो ये बताते हैं कि पहले कभी यहाँ से नदी बहती थी, है ना। तो नदियों के ही मार्ग रहे हैं ये दर्रे, ठीक है। समतल दर्रे ये नदियों, क्योंकि नदियों के द्वारा ही इन मार्गों का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे अब कुछ दर्रे हैं, कुछ दर्रे अब जो हम जम्मू कश्मीर पढ़ते थे अब नाम बदल जाएगा, लद्दाख के दर्रे हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चेंज कर लेना है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेमस दर्रे हैं प्रमुख, सबसे पहले एक दर्रा है बनिहाल दर्रा, ठीक है। बनिहाल दर्रा की क्या विशेषता है, यदि आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है तो आप बनिहाल दर्रे से ही आपकी ट्रेन गुजरेगी। बनिहाल दर्रे से ही ये रास्ता जाता है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, पहले तो आपको ये याद रखना है। लेकिन जब आप श्रीनगर से लेह की तरफ जाएंगे तो आपको, यहाँ पे दिया नहीं गया है, दिया गया है जोजिला पास, हाँ ये दिया गया है, हाँ। तो फिर जोजिला दर्रे से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रा और बनिहाल से आपको लेह जाने के लिए जोजिला दर्रे से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से लेह जाने के लिए तो ये दो दर्रे आपको याद रखना है, श्रीनगर के प्रमुख दर्रे। पहला दर्रा कौन सा है आपका, पहला दर्रा है बनिहाल दर्रा, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला है जोजिला, ठीक। दो दर्रे ये हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के दो दर्रे हैं, एक है रोहतांगला, यहाँ इसी के पास से ही एक नदी निकलती है आपकी, कौन सी नदी निकलती है रोहतांगला से, सतलुज भारत से उद्गम होता है, सतलुज निकलती है राकसताल से। यहाँ पे कौन सी निकलती है, दो दर्रे हैं, एक बारालाचला है, ये है बारालाचला, एक नदी यहाँ से निकलती है, एक नदी रोहतांगला के पास से निकलती है, यहाँ से चिनाब नदी निकलती है और बारालाचल से ब्यास नदी, ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। जब कुल्लू मनाली जाओगे तो कुल्लू मनाली के पास आप पाओगे कि वहीं पर ब्यास कुंड है, वहीं से ब्यास नदी निकलती है। यहाँ से रोहतांगला से रावी नदी निकलती है, बारालाचला से आपकी चिनाब नदी निकलती है। चिनाब नदी और रोहतांगला से रावी नदी, ये सिंधु नदी तंत्र की दो प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, दो दर्रों के पास से। एक दर्रा है आपका सीपी किला, ठीक, ये भी आपका प्रमुख दर्रा है, लेकिन सीपी किला दर्रे के पास से सतलज इससे नहीं प्रवेश करती है, सतलज का मार्ग अलग है, ये सीपी किला दर्रा अलग है। तो हिमाचल प्रदेश के तीन दर्रे हैं, पहला है आपका रोहतांगला, बारालाचला और सीपी किला। यहाँ के दो प्रमुख दर्रे हैं, पहला है बनिहाल और दूसरा है आपका क्या नाम है इसका, जोजिला। बाकी अन्य देखो बहुत सारे दर्रे हैं। जोजिला जो आपका है ये अब लद्दाख में पड़ेगा, लद्दाख क्षेत्र में है, ठीक है। अब यहाँ पे और कौन कौन से, एक है पीर पंजाल दर्रा, एक है बुर्जिल दर्रा, ठीक है। एक है ये आपका, ये भी लद्दाख क्षेत्र का है, आगिल दर्रा। जम्मू के तीन दर्रे हैं आपका, बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल, ये तीन दर्रे हैं आपके बच्चे, बस इतने दर्रे आपके जम्मू में हैं। बाकी के दर्रे आपके लद्दाख क्षेत्र में हैं। आगिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल आपका चला गया जम्मू में, चांगला दर्रा, खारदुंगला,
खारदुंगला जो दर्रा है इसकी विशेषता ये है कि जब हम कभी भी मनाली से लेह की तरफ जाते हैं तो हम खारदुंगला दर्रे से होकर जाते हैं। यदि आप यहाँ से जाएंगे हिमाचल प्रदेश से लेह तो आपको खारदुंगला पकड़ना पड़ेगा, और यदि आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से जोजिला पकड़ना पड़ेगा जम्मू से। ठीक है, इसका रास्ता है। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पर। सियाचिन ग्लेशियर के लिए यहाँ पे नुब्रा दर्रा है। नुब्रा नदी बहती है, नुब्रा नदी के पास ही नुब्रा दर्रा रहता है। यहाँ पे थांगला है। तो ये आपके प्रमुख जो है मुख्य दर्रे हो गए जम्मू के, और ये 3 दर्रे आपके प्रमुख हो गए। पहला है आपका रोहतांगला, दूसरा है आपका सिपी किला, तीसरा है बाड़ालाचाला। ये 3 दर्रे आपके हो गए। ठीक, ये 3 ही याद करिए, बहुत ज़्यादा याद करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। 3 ही 4 से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका उत्तराखंड पे चलते हैं। उत्तराखंड पे मानाला है, लिपू लेक है आपका। लिपू लेक इस पे दिखाया नहीं है शायद। मानाला है, नीतिला है, लिपू लेक दर्रा है यहीं पे। लिपू लेक, इस पे विवाद भी चल रहा है, नेपाल ने इस बार इसको अपने उसमें दिखाया है। ठीक है, तो 3 प्रमुख दर्रे यहाँ पे हैं। इसके बाद ये आपका नाथुला सिक्किम का प्रमुख दर्रा है। ठीक है, जेपेला ये भी आपका एक प्रमुख, 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेपेला। यहाँ पे आपका है बोमडीला। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। यांगपाक दर्रा और लीखा पानी दर्रा, ये 3 दर्रे अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। बाकी एक तुजू दर्रा है आपका, ये मणिपुर में पड़ता है तुजू दर्रा। यहाँ पे पांग शाड दर्रा, ये भी आपका ये पड़ता है नागालैंड वाले क्षेत्र में। दिफू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला, यांगपांग दर्रा, लीखा पानी दर्रा और आपका दिफू दर्रा। ठीक है, 3 ये याद रखिएगा। तुजू दर्रा आपका पड़ता है मणिपुर वाले क्षेत्र में, और एक आपका नागालैंड में है पांगशांग दर्रा। ठीक, तो ये हो गए पर्वतीय क्षेत्रों के प्रमुख दर्रे। अभी नीचे भी हैं कुछ। नीचे आपके 3 दर्रे हैं प्रमुख, थालघाट, भोरघाट और पालघाट। ठीक है, ये 2 महाराष्ट्र में हैं, थालघाट, भोरघाट। देखिए आप पुणे जाएंगे यदि तो पुणे से थालघाट से आपको गुजरना पड़ेगा, मुंबई जाएंगे तो भोरघाट से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, पुणे का रास्ता यहाँ से जाता है, मुंबई का रास्ता यहाँ से जाता है। केरल का दर्रा है आपका पालघाट, और सेनकोट्टा दर्रा ये भी आपका केरल पे ही है। ठीक है, त्रिवेंद्रम जाएंगे तो आपको सेनकोट्टा से होकर के जाना पड़ेगा। तो ये 3-4 प्रमुख दर्रे आपके दक्षिण भारत के हैं। 4 दर्रे दक्षिण भारत में, बाकी के मुख्य दर्रे आपके यहाँ पर हैं। ठीक, ये हो गए हमारे प्रमुख दर्रे। फिर भारत के अब ये यहाँ पे पठारी क्षेत्र है। पर्वत क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें चाहिए थी हमें, लगभग सारी हो गई कि कुछ बचा, बताइए। हमारा हिमालय का क्षेत्र हो गया पूरा, पर्वत शिखर और पर्वत श्रेणी। उत्तर नॉर्थ ईस्ट हो गया हमारा, पर्वत शिखर